हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसा कि आपका सोशोलॉजी का जो आपका मॉडल पेपर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। सोशोलॉजी के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइस, इसी तरह से आपको किसी और सब्जेक्ट की, जैसा कि आपने कहा था कि आपको हिस्ट्री का एक पूरा मॉडल पेपर चाहिए जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हो एक ही वीडियो में, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जो आपका सपना है कि इस बार आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो 100% आप कर जाओगे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। और गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोशोलॉजी के यानी समाज शास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, पहला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे। इसी तरह से गाइस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है, सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो निजी वस्तु किसे कहते हैं इसको आप तैयार कर लोगे। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे। एंड इसी तरह से गाइस यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है। ओके, सीमांत लागत क्या है इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, इसको आपको तैयार करना है। एंड इसी तरह से जो अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है इसको तैयार करना है। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। गाइस देखिए, इसी तरह से आपकी 3 वीडियोस बनेंगे। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड, अगर ये तीनों वीडियो आपने देख ली और जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए, आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो 10 साल से बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रही है उन्हीं प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसी तरह से एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर इसी तरह से आपका तीसरा पार्ट भी आएगा। तो इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखें।
तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अतलग उत्तरीय प्रश्न, अब जितने भी गाइस यहाँ पर आपको बताए गए हैं आज ही इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न पहला था मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सीमांत लागत क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना था कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो आज इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ओके, अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप तैयार करोगे स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको तैयार करना है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। उपभोग फलन से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसी तरह से तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए, या फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय से आप क्या समझते हैं। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय क्या है, दोनों को विस्तार में समझाइए। ठीक है, तो देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आप ज़्यादा शॉर्ट में याद नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में ही आपको याद करना है। तो तीसरा प्रश्न क्या हो गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। एंड इसी तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आस्क किया गया था। पेपर उठाकर देखना कि पूर्ण प्रतियोगिता की इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से इसको भी तैयार कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 5वां प्रश्न हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। कौन सा प्रश्न तैयार करोगे, सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। पहला प्रश्न स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। 4 नंबर पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। इम्पोर्टेंट है ये आपका प्रश्न। इसी तरह से नेक्स्ट था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न था कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ये प्रश्न तैयार कर लोगे। अब गाइस इसी तरह से देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है।
इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके जैसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपका विकल्प में पूछ लिया जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है उसकी विवेचना कीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इस तरह से। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही आपको रट लेने हैं एकदम। तो पहला प्रश्न समझ आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसी तरह से अथवा में आपका क्वेश्चन रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाइस ये अथवा में दिए गए हैं, पर आप दोनों ही यहाँ पर तैयार कर लोगे इन प्रश्नों को, ठीक है। तो अथवा में यहाँ पर दिया जाएगा कि अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ओके, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लोगे। पहला क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना। इसके बाद इसी के साथ ये भी तैयार कर लोगे कि अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद गाइस आप अगला प्रश्न तैयार करोगे कि उत्पाद विद अथवा मूल्य वर्धित विद द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। यह आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न हो गए आपके, 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। अथवा में यहाँ पर आपको दे दिया गया, ये भी साथ में आपको तैयार कर लेने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चन आज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए इसको भी, ठीक है। तो वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। तो इसको तैयार कर लोगे। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से देखिए 2 वीडियोस आपकी और बनेंगी। अगर वो दोनों वीडियोस और ये वीडियो आपने जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए गए अगर आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानिए एक भी आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक भी वहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देखिए पहले हम देखेंगे कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है तो दिया गया है कि पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। कौन सा तैयार करोगे, पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। एंड इसी तरह से तीसरा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में कौन सा तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दबाव समूह
या हित समूह से आप क्या समझते हैं। गाइस आपको भी पता है ये जो आपका क्वेश्चन है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए, इस प्रश्न को तैयार करना है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से आस्क किया जा सकता है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या है, उल्लेख कीजिए या फिर विस्तार में समझाइए। या फिर इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति क्या है, परिभाषा दीजिए। तो जो आपका ये हरित क्रांति है इसके प्रभाव क्या हैं, गांवों पर क्या प्रभाव पड़े हैं, वो भी आपको तैयार कर लेने हैं। और हरित क्रांति हम किसे कहेंगे उसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, इसको तैयार करोगे। एंड इसी तरह से नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ओके, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं या फिर कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। क्लियर, तो कल्याणकारी राज्य से क्या समझते हैं आप, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है। स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि विनिवेश से क्या आशय है, यानी विनिवेश हम किसे कहते हैं, विनिवेश क्या है, परिभाषा दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विनिवेश से क्या आशय है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। क्लियर, इसी तरह से गाइस अब यहाँ पर देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये आपका देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी रख दिया जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेंगे आप। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आप ये तैयार कर लोगे कि पंथ निरपेक्षीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। ओके, पंथ निरपेक्षीकरण की दो विशेषताएं लिखिए, ये तैयार करोगे। इसी के साथ देखिए अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है
के हित समूह या फिर दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हित समूह यानी दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इसको आपको तैयार करना है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो आपको तैयार करना है कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप तैयार कर लोगे। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है। क्वेश्चन क्या है? औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है, ये आपको बताना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे कि दलित से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए सोशियोलॉजी के पेपर के लिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब गाइस देखिए आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कुछ रह गए हैं, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। एंड अगर आप इस चैनल पर गाइस पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस यहाँ पर देखिए गाइस पहले हम देखेंगे कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप तैयार कर लोगे कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के पेपर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो आप ये तैयार कर लोगे कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि विनिमय से क्या आशय है, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया भी है। एक और वीडियो आपका बन चुका है जिसमें हमने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो बना दी है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आप प्लेलिस्ट चेक नहीं कर सकते गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो विनिमय से क्या आशय है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पुरुषार्थ किसे कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि विनिमय से क्या आशय है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जो अगला प्रश्न है तो आपको तैयार करना है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ओके, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। एंड
इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि वस्तुईकरण या परिकरण को समझाइए। वस्तुईकरण या परिकरण को समझाइए, इसको तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि प्रजनन दर से क्या आशय है। प्रजनन दर से क्या आशय है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। ओके, क्वेश्चन कौन सा आपको तैयार करना है कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आप तैयार करोगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपका अगर जैसे आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपका विकल्प में पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, इसको आप तैयार करोगी। एंड इसी के साथ नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसको तैयार करोगी। इसी के साथ नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि पैंडेमिक से क्या आशय है। ठीक है, पैंडेमिक से क्या आशय है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चन ये दिए जा रहे हैं ये आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि अक्षमता से क्या आशय है। ये आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर अभी आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो अक्षमता से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि अस्पृश्यता क्या है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी देख लेना, ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा कि अस्पृश्यता क्या है, और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारत में प्रजातीय विविधता से क्या आशय है। भारत में प्रजातीय विविधता से क्या आशय है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था। ओके, चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था, इसको तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। ओके, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करेंगे। देखिए गाइस, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। अब देखिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ओके, छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पर ये जो आपका है कि भारत में जनजातियों की जो विशेषताएं हैं, जाति और जनजाति क्या है, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लीजिए। इसकी विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है,
तो भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था? इम्पोर्टेंट है आपका, सही ढंग से तैयार कर लेंगे, इसको भी 3 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है, इसको तैयार करोगी। एंड इसी के साथ नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या है? भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो गाइस ये जो आपका प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस प्रकार तकनीकी वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। पहले आप इस तरह से लिखोगे इतना, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई है। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी, उन्नत एवं प्रामाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसके बाद आप लिखोगे कि इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। तो हरित क्रांति क्या है या फिर हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर? अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। और या फिर गाइस यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे और कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, आप किस तरह से लिख कर आओगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा ये जैसे आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया तो इस तरह से आस्क किया जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय लिखिए। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जनसंख्या वृद्धि क्यों एक समस्या है, समझाइए। ठीक है, तो सही ढंग से आप इन प्रश्नों के आंसर को तैयार कर लोगे। अगर आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इसी तरह से पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है या फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है
तो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए पहले गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण इस प्रकार हैं, या फिर आप इस तरह से लिखोगे जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आप लिखोगे वर्तमान आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकरण। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आप लिखोगे कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको लिखना है कि नगरीकरण, तथा फोर्थ नंबर पर आप लिखोगे भारतीय संविधान की मान्यताएं। तो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हो जाएंगे? वर्तमान आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नगरीकरण, एंड चौथा आप लिखोगे भारतीय संविधान की मान्यताएं, ठीक है। इस तरह से अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप ये भी क्वेश्चन तैयार कर लोगे कि जाति की विशेषताएं क्या है, प्रजाति क्या है, जाति क्या है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को भी आपको साथ ही साथ तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि व्यवहारिक रूप से समाज में जिस धर्म या प्रजाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, या फिर क्वेश्चन आपका किस तरह से है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगी। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, या फिर कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है, ठीक है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि कल्याणकारी राज्य से आशय उस राज्य व्यवस्था से है जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जनसाधारण की अधिक से अधिक मौलिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है, आप किस तरह से लिखोगे कि कल्याणकारी राज्य से आशय उस राज्य व्यवस्था से है जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जनसाधारण की अधिक से अधिक मौलिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ओके, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप तैयार करोगे कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है उसको देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म पर आधारित निर्णयों के आधार पर तर्क पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देना है। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में धार्मिक पूर्वाग्रह को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप ये तैयार कर लोगे
कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं कैसे। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न आज किया जाएगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, आपको इस तरह से लिखना है कि प्रत्येक राजनीति दल अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करता है, निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर विजयी राजनीति दल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं तथा उस नीति को क्रियान्वित करते हैं। तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण कैसे करते हैं, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। किस तरह से लिखोगे कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करता है, निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर विजयी राजनीति दल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं तथा उस नीति को क्रियान्वित करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, और ये जैसे कि आपने कहा था कि मैम एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए, यानी 1 मंथ के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए जिससे आसानी से हम पढ़ सके, यानी इस बार जो हमारा सपना है 90+ स्कोर करने का वो हम इस बार कर पाए, एक ऐसा टाइम टेबल हमें दे दीजिए। तो गाइस वो वीडियो आपको मिल जाएगा, 1 या फिर 2 दिन ही लगेंगे, जो आपका टॉपर टाइम टेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइस जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको जैसे मोटिवेशन वीडियो चाहिए कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रील से आपका मन नहीं हटता, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट डे ही जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो आप ये तैयार करोगे कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये कई बार आपका पूछा गया है। तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, आप इस तरह से लिखोगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो किस तरह से लिखोगे, समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो आपका प्रश्न है दबाव समूह या हित समूह क्या है, आई होप एकदम सही ढंग से आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो आपके कुछ अतिलक उत्तरीय प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। समाजशास्त्र के पेपर में गाइस अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो एक मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें वही क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो और इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए समाजशास्त्र के पेपर में, तो गाइस एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पूरा आपका एक मॉडल पेपर बना दिया है। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं विद आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल पर जाकर, और जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12, ठीक है,
उसको देख लीजिए। अगर आप नहीं देख सकते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।